इससे पहले हमने अपने 100 क्वेश्चंस कर लिए हैं एमसीक्यू सीआरपीसी के ऊपर। अब हम आगे नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस करेंगे 303 से लेके और क्वेश्चन नंबर 353 तक। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं 303 से। सबसे पहला है एमसीक्यू जिसके अंदर वो पूछ रहा है कि अंडर सेक्शन 315 ऑफ सीआरपीसी, 315 के बारे में पूछ रहा है सीआरपीसी के कि 315 के अंदर क्या दिया गया है। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया है एन एक्यूज कैन नॉट बी अ विटनेस, कि एक्यूज जो विटनेस नहीं हो सकता। एन एक्यूज कैन बी कंपेल टू गिव हिज ओन एविडेंस जनरली, कि वो उसको कंपेल किया जा सकता है कि वो अपने एविडेंस दे जनरली। एन एक्यूज कैन बी कॉल्ड एज विटनेस ओनली ऑन हिज ओन रिक्वेस्ट इन राइटिंग, जब वो खुद रिक्वेस्ट करता है तभी उसको बुलाया जा सकता है, या फिर आइदर ए और बी। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो ठीक है कि भाई जब वो राइटिंग के अंदर रिक्वेस्ट करता है तभी उसको बुलाया जाता है, तो उसका सी ऑप्शन ठीक है। उसके बाद हम आते हैं 304 के ऊपर। इसके अंदर पूछता है इन अ जॉइंट ट्रायल वेयर सेवरल एक्यूज पर्सन आर बीइंग ट्राइड, वन एक्यूज एग्जामिन हिमसेल्फ एज विटनेस, कि भाई एक जॉइंट ट्रायल चल रहा था जहाँ पे बहुत सारे एक्यूज पर्सन थे, काफ़ी सारे लोगों के ऊपर आरोप लगा था। उनमें से एक एक्यूज जो है वो क्या करता है, अपने आप को एग्जामिन कर लेता है एज अ विटनेस। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, क्या क्या ऑप्शन दे रहा है। All the other accused, if there are more than one accused other than the accused examining himself as a witness, have the right to cross examine that accused on a matter of right, कि भाई बाकी सारे जो को एक्यूज हैं उनके पास ये अधिकार होगा कि वो जो एक्यूज जो अपने आप को एग्जामिन करने के लिए बोल रहा है उसको क्रॉस एग्जामिन कर सके। पहला ऑप्शन ये दिया। दूसरा बोल रहा है कि ऑल अदर को एक्यूज हैव राइट टू क्रॉस एग्जामिन दैट एक्यूज इफ द एक्यूज एग्जामिनिंग हिमसेल्फ डिपोजिंग समथिंग अगेंस्ट वन ऑफ द को एक्यूज। ये राइट तभी उनके पास आएगा क्रॉस एग्जामिन करने का जब वो किसी और एक्यूज के अगेंस्ट कोई चीज़, कोई एविडेंस दे रहा होगा, मतलब एज अ विटनेस बन रहा होगा। तीसरा ऑप्शन देता है कि ओनली दैट को एक्यूज हैज राइट टू क्रॉस एग्जामिन द एक्यूज एग्जामिनिंग हिमसेल्फ एज विटनेस अगेंस्ट हुम सच एक्यूज हैज डिपोज समथिंग। सिर्फ वही को एक्यूज्ड इस व्यक्ति को क्रॉस एग्जामिन कर पाएगा, इस एक्यूज को क्रॉस एग्जामिन कर पाएगा जिसने अपने आप को विटनेस के तौर पर बोला था और वो उसके अगेंस्ट कुछ डिपोज कर रहा था, कुछ विटनेस दे रहा था। और चौथा ऑप्शन दिया था को एक्यूज डू नॉट हैव एनी राइट, कि को एक्यूज के पास कोई राइट है ही नहीं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन ठीक है कि जो को एक्यूज है जिसके अगेंस्ट क्रॉस एग्जामिन, मतलब जिसके अगेंस्ट डिपोज कर रहा है वो एक एक्यूज जो अपने आप को एग्जामिन करा रहा है, तो वो वाला को एक्यूज जो है वो उसको क्रॉस एग्जामिन कर सकता है। फिर 305 के ऊपर आते हैं। एन एक्यूज हैविंग मेड अ रिक्वेस्ट इन राइटिंग टू एग्जामिन हिमसेल्फ, वही अभी जो हमने 315 सेक्शन पढ़ा उसके हिसाब से अब एक एक्यूज़ ने क्या किया, आप ऐसी रिक्वेस्ट करी राइटिंग के अंदर कि वो उसको एग्जामिन कर लिया जाए। अब जब उसको एग्जामिन करने के लिए बुलाया गया तो यहाँ पे ये चार ऑप्शंस दे रहा है, पूछ रहा है कि मस्ट नेसेसरीली एग्जामिन हिमसेल्फ, कि अब उसको बुलाया तो उसको अपने आप को एग्जामिन कराना ही पड़ेगा। दूसरा इसने दिया हैज़ लिबर्टी नॉट टू गिव एविडेंस विदाउट गिविंग राइज टू एनी प्रिजम्पशन अगेंस्ट हिम, कि उसके पास ये अभी भी लिबर्टी है कि वो एविडेंस ना दे और उसके अगेंस्ट कोई प्रिजम्पशन नहीं ली जाएगी। तीसरा ऑप्शन दिया कि उसके पास लिबर्टी है लेकिन उसके अगेंस्ट प्रिजम्पशन ले ली जाएगी। चौथा ऑप्शन बोल रहा है हैज़ लिबर्टी नॉट टू गिव एविडेंस बट इन सच केस अ प्रिजम्पशन अराइज अगेंस्ट हिम एंड अदर को एक्यूज ट्राई अलॉन्ग विद हिम जॉइंटली, कि सभी को एक्यूज के अगेंस्ट प्रिजम्पशन हो जाएगी। तो यहाँ पे जो 305 है इसके अंदर ऑप्शन हमारा बी ठीक है। इसके अंदर की जो उसकी लिबर्टी है कि वो देना चाहता है तो दे, ना देना चाहता है तो ना दे, उसके अगेंस्ट कोई प्रिजम्पशन नहीं ली जाएगी। फिर 306 के अंदर पूछ रहा है पावर अंडर सेक्शन 319 ऑफ सीआरपीसी कैन बी एक्सरसाइज, की जो 319 की पावर है वो किसके द्वारा एक्सरसाइज की जाती है। इसके ऊपर भी हमने डिटेल के अंदर वीडियो बनाई हुई है, आप उसके अंदर समझ सकते हैं। तो ये पावर जो होती है मजिस्ट्रेट के द्वारा होती है या फिर कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा होती है, मतलब दोनों के द्वारा ही होती है, लेकिन आफ्टर रिकॉर्डिंग एविडेंस ड्यूरिंग द इंक्वायरी और ट्रायल, की जो इंक्वायरी और ट्रायल के जब एविडेंस हो गए उसके बाद ही 319 की पावर को एक्सरसाइज किया जा सकता है। तो ए ऑप्शन इसका ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट के ऊपर 307 के ऊपर। इसके अंदर बोल रहा है द मजिस्ट्रेट हैज़ पावर टू ग्रांट कंपनसेशन टू द विक्टिम एज प्रोवाइडेड अंडर, की जो मजिस्ट्रेट है उसके पास पावर है कि वो विक्टिम को कंपनसेशन पे करवा सकता है। ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था ये सेक्शन, तो इसका डी ऑप्शन ठीक है। सेक्शन 357 के अंदर उसके पास ये पावर है मजिस्ट्रेट के पावर की वो कंपनसेशन को वो विक्टिम को ग्रांट करवाए। द कंपनसेशन टू द विक्टिम अंडर सेक्शन 357 ऑफ सीआरपीसी कैन बी ग्रांटेड ऑन, अब ये बता रहा है कि कब ये कंपनसेशन विक्टिम को करवाया जा सकता है। तो ये कंपनसेशन तभी कराया जाएगा जब जो एक्यूज व्यक्ति है वो कन्विक्ट हो गया। अगर वो एक्विट हो गया या डिस्चार्ज हो गया तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं, तो जब वो कन्विक्ट हो गया तभी होगा। तो इसका ऑप्शन ए ठीक है। उसके बाद 309 के ऊपर ऑर्डर अंडर सेक्शन 357, अब यही जो विक्टिम कंपनसेशन का ऑर्डर किया गया
कैन बी पास बाय, किस कोर्ट के द्वारा वो पास किया जा सकता है, ट्रायल कोर्ट के द्वारा, अपीलेट कोर्ट के द्वारा, रिवीजन कोर्ट के द्वारा, या इनमें से किसी के भी द्वारा। तो यहाँ पे ये किसी के द्वारा भी किया जा सकता है, तो इसका डी ऑप्शन ठीक है। ट्रायल कोर्ट भी कर सकता है, अपीलेट भी कर सकता है, रिवीजन कोर्ट भी कर सकता है। फिर कंपनसेशन कैन बी ऑर्डर्ड टू बी पेड अंडर सेक्शन 357 ऑफ CRPC, वही उसी के ऊपर पूछा है कि कंपनसेशन ऑर्डर किया जा सकता है 357 के अंदर। क्या क्या ऑप्शन दिए इसके अंदर, व्हेन द फाइन डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द सेंटेंस, की फाइन जो है वो नहीं था उसके अंदर जब उसको सेंटेंस दिया गया। व्हेन द फाइन फॉर्म पार्ट ऑफ द सेंटेंस, की फाइन था, या फिर आइदर ए और बी, चाहे फाइन था या नहीं था। ओनली बी नॉट ए, कि सिर्फ बी ए नहीं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शन बी ठीक है कि जब फाइन जो था सेंटेंस का पार्ट था, तो फिर कंपनसेशन जो है ऑर्डर किया जा सकता है सेक्शन 357 के अंदर CRPC के। फिर 311 के अंदर क्या पूछा है, डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ ट्रायल इज़ गवर्न बाय, कि भाई अभी ट्रायल चल रहा है और उसी दौरान जो है प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर दिया, ख़त्म कर दिया, अब वो कौन से सेक्शन के अंदर दिया गया। तो यहाँ पे ये सेक्शन पूछ रहा है, तो सेक्शन 451 के अंदर दिया गया है। इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाई हुई, आप देख सकते हो। उसके बाद हम आते हैं 312 के ऊपर, डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी एट द कंक्लूजन ऑफ ट्रायल इज। अब अभी क्या पूछा कि ड्यूरिंग द ट्रायल, इसके अंदर पूछ रहा है कि जब ट्रायल का कंक्लूजन हो गया, ट्रायल जब ख़त्म हो गया, तो उससे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर ही इसके बारे में बताता है 452 के अंदर। तो ए जो है इसका ऑप्शन ठीक है 452 सेक्शन के अंदर। फिर 313 के अंदर पूछ रहा है प्रॉपर्टी विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 451 ऑफ CRPC, की प्रॉपर्टी का मतलब क्या है 451 के हिसाब से, जो भी हमने सेक्शन देखा था ड्यूरिंग द ट्रायल। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी का मतलब दोनों ही प्रॉपर्टी होती है, चाहे वो मूवेबल हो चाहे वो इमूवेबल हो। तो इसका ऑप्शन सी ठीक है। फिर 314 के अंदर पूछ रहा है ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 451 ऑफ CRPC इज़। अब ये जो ऑर्डर पास हुआ 451 के अंदर, वो ऑर्डर कैसा ऑर्डर होगा, वो ट्रायल के दौरान हो रहा है क्योंकि 451 के अंदर, तो ऑर्डर कैसा होगा, फाइनल ऑर्डर तो होगा नहीं, वो इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर होगा कि जो ट्रायल के दौरान पास हो गया। तो इसका ऑप्शन बी ठीक है। फिर इसके बाद हम आते हैं 315 के ऊपर, फॉर एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 451 ऑफ CRPC द प्रॉपर्टी। जब हम एप्लीकेशन लगा रहे हैं CRPC 451 की, तो क्या क्या चीज़ें पूरी होनी चाहिए। मस्ट हैव बीन प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट ड्यूरिंग द इंक्वायरी और ट्रायल, तो जो प्रॉपर्टी है वो प्रोड्यूस हुई होनी चाहिए कोर्ट के सामने। दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं मस्ट हैव बीन सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ऑफेंस, वो सब्जेक्ट मैटर हो ऑफेंस का। मस्ट हैव बीन यूज इन कमीशन ऑफ द ऑफेंस, की वो कमीशन के अंदर यूज़ मतलब ऑफेंस करने के लिए यूज़ हुई हो। तो यहाँ पे जो सारी ही चीज़ें ठीक है, इनमें से कोई भी चीज़ हो सकती है, तो इसका ऑप्शन डी ठीक है, ये सब चीज़ें ठीक है। उसके बाद आते हैं हम द प्रोसिक्यूशन ऑफ जजेस एंड पब्लिक सर्वेंट्स आर प्रोवाइडेड इन। अब ये जजेस और पब्लिक सर्वेंट के प्रोसिक्यूशन के बारे में बात कर रहा है कि अगर इनके ऊपर कोई प्रोसिक्यूशन चलता है तो वो कौन से सेक्शन के अंदर दिया गया है। इसको भी हमने देखा हुआ है, ये सिंपल सा है, इसको 197 CRPC के अंदर दिया गया है। तो इसका ऑप्शन ए ठीक है। ये 179 297 279 में नहीं दिया गया, 197 में दिया गया। फिर आते हैं हम 317 के ऊपर, अंडर सेक्शन 456 ऑफ CRPC। अब ये 456 के ऊपर आ गया, 456 सेक्शन जो है CRPC का, उसके बारे में पूछ रहा है। पोजीशन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन नॉट बी रिस्टोर्ड टू ऑल एंड पर्सन हैज़ टू रिजॉल्व टू सिविल कोर्ट, की भाई पूछ रहा है कि जो पोजीशन है इमूवेबल प्रॉपर्टी का वो रिजॉल्व मतलब वापस नहीं दिया जा सकता, पर्सन को उसको सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा। दूसरा बोल रहा है कि पोजीशन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी रीस्टोर्ड ओनली इन केस ऑफ पर्सन इज कन्विक्टेड, कि जब पर्सन कन्विक्टेड हो गया तभी किया जाएगा। तीसरा ऑप्शन दे रहा है पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी स्टोर्ड इवन इन द केस ऑफ पर्सन इज एक्विटेड, की एक्विटेड केस में भी किया जा सकता है। पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी रीस्टोर्ड इन केस ऑफ कन्विक्शन इवन दो द फाइंडिंग ऑफ द सिविल कोर्ट आर इन फेवर ऑफ द पर्सन कन्विक्टेड। तो यहाँ पे अगर हम इसको सही से पढ़े तो हमें समझ आ रहा है कि इसका बी ऑप्शन ठीक है, कि जो पोजीशन है इमूवेबल प्रॉपर्टी का वो तभी रिस्टोर किया जाएगा जब उस पर्सन को कन्विक्ट कर दिया गया। तो 317 का बी ठीक है। उसके बाद आता है 318 के ऊपर, व्हेन द प्रॉपर्टी इज़ नॉट प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट पेंडिंग और ड्यूरिंग द इंक्वायरी और ट्रायल, की भाई प्रॉपर्टी जो है वो प्रोड्यूस नहीं की गई, जैसे 451 के अंदर या 452 के अंदर प्रॉपर्टी प्रोड्यूस कर दी गई थी। अब ये बोल रहा है कि यहाँ पे प्रॉपर्टी प्रोड्यूस नहीं की गई ट्रायल के दौरान, तो फिर कौन सा सेक्शन इसके ऊपर प्रिवेल करेगा। तो फिर हम सेक्शन 457 के हिसाब से देखेंगे, तो सेक्शन 457 इसका आंसर ठीक है। इसके ऊपर भी हमने वीडियो बना रखी है, उसको आप डिटेल के अंदर समझ सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम 319 के ऊपर, वाइल पासिंग एन ऑर्डर फॉर डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, की भाई जब कोर्ट डिस्पोजल का ऑर्डर पास कर रहा है तो उस वक्त
द मजिस्ट्रेट हैज़ टू डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ टाइटल। तो मजिस्ट्रेट क्या डिसाइड करेगा? क्वेश्चन ऑफ द टाइटल, मतलब कि किसकी प्रॉपर्टी है वो डिसाइड करेगा। दूसरी चीज़, द मजिस्ट्रेट हैज़ टू डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ एंटाइटलमेंट ऑफ पोजीशन विदाउट डिसाइडिंग द टाइटल, कि ये पोजीशन किसके पास होना चाहिए ये डिसाइड करेगा, ये ना देखते हुए कि टाइटल किसका है। द मजिस्ट्रेट हैज़ टू डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ टाइटल एज वेल एज द क्वेश्चन ऑफ, या फिर दोनों ही चीज़ें डिसाइड करेगा कि पोजीशन और टाइटल किसका है। या चौथी चीज़ पूछ रहा है, द मजिस्ट्रेट हैज़ टू डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ एंटाइटलमेंट ऑफ पोजीशन ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन एज टू द क्वेश्चन ऑफ टाइटल। तो वो क्वेश्चन ऑफ टाइटल के बेसिस पे जो है पोजीशन डिसाइड करेगा किसका होगा। तो यहाँ पे अगर हम 319 देखें तो यहाँ पे जो हमारा आंसर बी है वो ठीक है, कि जो मजिस्ट्रेट है उसको सिर्फ ये देखना है कि इसका पोजीशन किसके पास जाना है, उसको टाइटल से कोई मतलब नहीं है। तो इसका ऑप्शन बी ठीक है। उसके बाद हम आते हैं 320 के ऊपर। 320 के अंदर पूछ रहा है, अंडर सेक्शन 459 ऑफ CRPC द मजिस्ट्रेट में ऑर्डर फॉर द सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी बाय द गवर्नमेंट इफ़ नो क्लेमेंट अपीयर्स, कि भाई अगर क्लेमेंट नहीं आता उस प्रॉपर्टी के लिए तो जो ये प्रॉपर्टी है ये गवर्नमेंट के द्वारा बेच दी जाएगी। कितने महीने के अंदर अगर कोई पर्सन अपीयर नहीं होता? 3 महीने, 6 महीने, 1 साल या 3 साल। तो यहाँ पे ऑप्शन बी ठीक है। अगर 6 मंथ्स के अंदर कोई नहीं आता तो उस प्रॉपर्टी को बेच दिया जाएगा। 6 महीने का टाइम है। फिर 321 के अंदर पूछ रहा है कि अ मजिस्ट्रेट नॉट एम्पावर्ड बाय लॉ टू ऑर्डर अंडर सेक्शन 155 ऑफ CRPC द पुलिस टू इन्वेस्टिगेट एन ऑफेंस ऑर्डर्स द पुलिस टू इन्वेस्टिगेट द ऑफेंस सच ऑर्डर। इसकी भाई वो पूछ रहा है 155 के बारे में पूछ रहा है। 155 को भी हमने डिटेल में समझा हुआ है कि उसके अंदर मजिस्ट्रेट की पावर पूछ रहा है कि वो कब ऑर्डर कर सकता है। तो इसके अंदर इसने ऑप्शन दिए हैं कि इलीगल एंड कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 460 ऑफ CRPC, कि वो इलीगल है और वो प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता 460 के हिसाब से। इरेगुलर एंड प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 460, तो इरेगुलर है और वो प्रोटेक्टेड है सेक्शन 460 के हिसाब से। इलीगल है लेकिन वो सेट असाइड नहीं किया जाएगा, इरेगुलर है लेकिन वो सेट असाइड नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो चीज़ की जाएगी 155 के हिसाब से कि भाई जिसके लिए मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड नहीं है ऑर्डर करने के लिए और पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए बोलता है, तो ऐसा जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? इर्रेगुलर ऑर्डर होगा और वो 460 CRPC के हिसाब से प्रोटेक्टेड होगा। उसके बाद 322 के ऊपर आए। इसके अंदर पूछ रहा है इन अ नॉन कॉग्निजेबल केस, भाई नॉन कॉग्निजेबल केस है, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन जो है पुलिस के द्वारा की गई बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के, जो 155 सबसेक्शन 2 के अंदर दी जाती है। तो इसके बारे में पूछ रहा है कि वो क्या है, इलीगल है, इरेगुलर है, क्या है। तो यहाँ पे इस तरीके की अगर कोई चीज़ करी जाएगी तो वो इलीगल होगी पुलिस के द्वारा और वो क्योरेबल नहीं होगी 460 के हिसाब से। फिर 323 के अंदर पूछ रहा है इरेगुलरिटी विच डू नॉट विशिएट ट्रायल हैव बीन स्टेटेड, इनकी ऐसी इरेगुलरिटीज़ जो ट्रायल को विशिएट नहीं करती वो कौन से सेक्शन के अंदर दी गई है। तो वो हमें अभी हम पीछे ये दोनों ऑप्शन के अंदर यही देखा, वो हमें 460 के अंदर दी गई है कि ऐसी इरेगुलरिटीज़ जो ट्रायल को विशिएट ना करे वो 460 सेक्शन के अंदर दी गई है। फिर इरेगुलरिटीज़ विच विशिएट ट्रायल हैव बीन स्टेटेड, अभी विशिएट नहीं वाली पूछ रहा था, पूछ रहा है कि कौन सी विशिएट हो जाती हैं, तो वो 461 उससे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर ही दिया गया है। तो इसका ऑप्शन बी ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है फॉर द ऑफेंस पनिशेबल विथ फाइन ओनली द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रेस्क्राइब अंडर सेक्शन 468 ऑफ CRPC, कि भाई ऐसे ऑफेंसेस जो सिर्फ फाइन के लिए पनिशेबल है, तो उसके अंदर जो पीरियड दिया गया है हमें सेक्शन 468 के अंदर, वो पीरियड कितना दिया गया, तो यहाँ पे वो पीरियड 6 मंथ्स का दिया गया है। फिर 326 के अंदर पूछ रहा है कि अंडर सेक्शन 468 ऑफ CRPC द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन ऑफेंस पनिशेबल विद अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर इज़। तो यहाँ पे अब 1 साल वाली सज़ा के लिए पूछ रहा है, जैसे अभी उसके लिए पूछा था, अब यहाँ पे 1 साल की सज़ा के लिए पूछ रहा है कि 1 साल वाली सज़ा में कितना पीरियड होगा। तो यहाँ पे ये जो पीरियड होगा वो कितने टाइम का होगा? 1 ईयर का होगा। जहाँ पे फ़ाइन था वहाँ 6 मंथ था, यहाँ पे 1 ईयर का पीरियड होगा। इसके बाद पूरा यही 468 के अंदर जहाँ जिस क्राइम के अंदर सज़ा 2 साल की होगी वहाँ पे कितने पीरियड के अंदर कितना टाइम दिया गया है लिमिटेशन का 468 के अंदर, तो जहाँ पे 2 साल तक की सज़ा होगी वहाँ पे टाइम दिया गया है 3 ईयर्स का। तो ऑप्शन डी ठीक है। फिर 328 के ऊपर आए। 328 के अंदर पूछ रहा है द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन ऑफेंस पनिशेबल फॉर अ टर्म मोर देन 3 ईयर्स। अब आप मान लीजिए कि 3 साल से ज़्यादा का समय है, तो फिर उसके लिए कोई भी टाइम 428 के अंदर प्रेस्क्राइब नहीं है, तो नो लिमिटेशन पीरियड इज़ प्रेस्क्राइब अंडर सेक्शन 428 ऑफ CRPC। फिर 329 के ऊपर आए तो वो क्या पूछ रहा है कि डेट फ्रॉम विच पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज़ टू बी कमेंस हैज़ बीन प्रेस्क्राइब अंडर, कि किस दिन से जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो स्टार्ट होगा, ये कौन से सेक्शन के अंदर बताया गया है। तो ये हमें सेक्शन
469 के अंदर बताया गया कि कब से लिमिटेशन का पीरियड स्टार्ट होगा। फिर आते हैं हम 330 के ऊपर, पीरियड ऑफ लिमिटेशन शेल कमेंस, कि अब पीरियड ऑफ लिमिटेशन कब से कमेंस होगा। अब इसने डायरेक्ट ये पूछा, तो यहाँ पे फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑफेंस जनरली, कि जिस दिन भी वो ऑफेंस हुआ। दूसरी चीज़ फ्रॉम द डेट ऑफ नॉलेज ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस इफ़ नॉट नोन अर्लियर, कि भाई पहले नहीं पता तो जिस दिन भी नॉलेज हुई इस बात की इस तरीके का ऑफेंस कमिट हुआ है उस दिन से। तीसरी बात पूछ रहा है फ्रॉम द डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ द एक्यूज इफ नॉट नोन एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस, की भाई जिस दिन भी उसकी व्यक्ति की एक्यूज़ की आइडेंटिटी एस्टेब्लिश होती है जो नहीं पती थी जब ऑफेंस हुआ था उस वक्त। तो यहाँ पे ये सारे ही दिन जो हैं वो ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है ऑल ऑफ द अबव ठीक है, कि वो जिस दिन ऑफेंस हुआ वो भी ठीक है, अगर हमें नॉलेज नहीं थी तो जिस दिन नॉलेज हुई वो भी ठीक है, जिस दिन आइडेंटिटी पता चली वो भी ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। फिर 331 के ऊपर आते हैं, कोर्ट कैन कंडोन द डिले, की कोर्ट जो है वो डिले के लिए माफ़ी कर सकता है। अब कब कर सकता है, वो कौन से सेक्शन के अंदर दिया गया वो पूछा है, 470, 471, 73, 72 किसके अंदर दिया गया है। तो ये हमें 473 के अंदर दिया गया है, सेक्शन 473 के अंदर दिया गया कि कोर्ट कब जो है डिले को कंडोन कर सकता है, माफ़ कर सकता है। फिर 332 के अंदर पूछ रहा है, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन द टाइम ड्यूरिंग विच, कि जब हम ये पीरियड ऑफ लिमिटेशन को कंप्यूट कर रहे हैं जिस दौरान, अब ऑप्शन दे रहा है द एक्यूज अवॉइडेड अरेस्ट बाय एब्सकॉन्डिंग हैज़ टू बी एक्सक्लूडेड, कि भाई जिस दौरान जो एक्यूज है उसने अपने अरेस्ट को रोका, अवॉइड किया किस तरीके से, भाग के, तो उस पीरियड को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। दैट द एक्यूज रिमेंड एब्सेंट फ्रॉम इंडिया हैज़ टू बी एक्सक्लूडेड, कि भाई इतने टाइम वो इंडिया से बाहर रहा उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर ओनली ए इज़ करेक्ट एंड बी इज़ अनकरेक्ट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो दोनों ही ऑप्शन जो हमें ए और बी दिए गए थे वो ठीक थे, तो इसलिए इसका आंसर सी ठीक है, कि जिस वक्त वो भागा उस वक्त जो टाइम बीता उसको भी हम निकाल देंगे और जिस वक्त वो इंडिया से बाहर रहा उस पीरियड को भी हम निकाल देंगे। फिर द एफआईआर कैन बी क्वैश इन द एक्सरसाइज ऑफ इनहेरेंट पावर्स बाय, अब एफआईआर के बारे में पूछ रहा है कि वो कौन क्वैश कर सकता है अपनी इनहेरेंट पावर को यूज़ करके, तो हाई कोर्ट जो है वो कर सकता है 482 सेक्शन के अंदर। तो यहाँ ऑप्शन सी ठीक है इसका। फिर आते हैं हम 334 के ऊपर, अंडर द स्कीम ऑफ CRPC द इनहेरेंट पावर्स वेस्ट इन, तो ये वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो इनहेरेंट पावर है वो किसके पास वेस्ट करती है, हाई कोर्ट के पास वेस्ट करती है, ऑप्शन ए ठीक है इसका। द इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट कंटेन इन, अभी इनहेरेंट पावर का सेक्शन पूछ लिया, तो सेक्शन अभी हम नहीं देखा था कि कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 482 के अंदर इनहेरेंट पावर दी गई है। फिर वंस द पुलिस रिकॉर्ड FIR द कॉपी ऑफ सेम शुड बी गिवन टू कंप्लेनेंट अंडर, अब एक बार ही अगर मान लीजिए कि उसने FIR लिख ली पुलिस ने, तो उसकी जो कॉपी है वो कंप्लेनेंट को कौन से सेक्शन में दी जाएगी, वो सेक्शन 154 के अंदर ही दी जाएगी कंप्लेनेंट को। फिर 337 के अंदर पूछा, इन विच अमंग द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट हाई कैन नॉट डायरेक्टली एंटरटेन बेल एप्लीकेशन ऑफ POTA एक्यूज्ड विदाउट रिफ्यूज़ल बाय स्पेशल कोर्ट, की जो यहाँ सुप्रीम कोर्ट का केस पूछ रहा है कि जहाँ पे ये बताया गया कि हाई कोर्ट जो है वो डायरेक्टली एंटरटेन नहीं कर सकता बेल एप्लीकेशन को जो POTA का एक्यूज है जब तक वो स्पेशल कोर्ट से रिफ्यूज़ल उसको ना मिल जाए। तो यहाँ पे इसका जो केस था वो स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस शालिम भाई अब्दुल गफ़ार शेख का केस था, इसके अंदर ये बात बोली गई थी। तो ए ऑप्शन इसका ठीक है। द स्पेशल कोर्ट इज़, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि स्पेशल कोर्ट कौन सा होता है, तो जो स्पेशल कोर्ट वो होते हैं जो हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट नहीं होते, तो नॉट सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट, तो उनको हम स्पेशल कोर्ट बोलते हैं। फिर इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द प्रोसिक्यूशन विटनेस वाज प्रोसिक्यूटेड फॉर परजरी, तो इनमें से पूछ रहा है कि कौन से केस के अंदर जो प्रोसिक्यूशन था वो परजरी के लिए प्रोसिक्यूट हुआ था। तो यहाँ पे जेसिका लाल केस बहुत फेमस केस है, इसके अंदर जो प्रोसिक्यूशन था वो परजरी के लिए प्रोसिक्यूट हुआ था, जो 340 के अंदर दे रखा है। फिर 350 क्वेश्चन देखते हैं, द पर्सन सीकिंग सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन, कि भाई कोई जो व्यक्ति है अपनी कन्विक्शन का सस्पेंशन मांग रहा है, शुड स्पेसिफिकली ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द अपीलेट कोर्ट टू द कॉन्सिक्वेंसेज दैट में अराइज इफ द कन्विक्शन इज नॉट स्टेड एज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, की तो उसको कॉन्सिक्वेंसेज बताने होंगे वो जो सुप्रीम कोर्ट ने जो दिए थे उसके लिए, मतलब कि क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे जो कन्विक्शन उसको दी गई थी अगर उसको स्टे नहीं किया जाएगा, तो कौन से केस के अंदर ये बताया गया था। तो केस का नाम पूछ रहा है, तो यहाँ पे जो केस है वो कौन सा केस है, नवजोत सिंह सिद्धू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस है, उसके अंदर ये बात बोली गई थी, नवजोत सिंह सिद्धू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आएँ तो 341 के अंदर क्या पूछ रहा है,
व्हेन द अप्रूवर विलफुली सप्रेसेस मटेरियल फैक्ट्स और गिवन फॉल्स एविडेंस। अब पूछ रहा है कि जब अप्रूवर जो है, जो 306 के अंदर जिसको बनाया जाता है, 306 307 के अंदर, अब अगर वो विलफुली कोई मटेरियल फैक्ट्स जो है वो सप्रेस करता है, छुपाता है या फिर फॉल्स एविडेंस देता है, तो ऐसे केस के अंदर क्या होगा। तो यहाँ पे जो कोर्ट है उसके पास खुद की इनहेरेंट पावर है टू प्रोसीड अगेंस्ट अप्रूवर, कि वो अप्रूवर के अगेंस्ट प्रोसीड कर जाए। तो इसका ऑप्शन ए ठीक होगा। फिर आते हैं हम 342 के ऊपर, एनी एफर्ट टू सेटल डिस्प्यूट एंड क्लेम्स बाय अप्लाइंग प्रेशर थ्रू द क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, की अगर इस तरीके का कोई एफर्ट किया जाता है कि इस डिस्प्यूट को सेटल कर लिया जाए, या फिर कोई भी इस तरीके का क्लेम किया जाता है कि प्रेशर किया जा रहा है क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के ऊपर, तो उसके अंदर क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है शुड डिपेंड अपॉन द प्रेजेंट क्रिमिनल सिस्टम, की वो प्रेजेंट क्रिमिनल सिस्टम के ऊपर डिपेंड करेगा। शुड डिपेंड अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की डिस्क्रिशन पे करेगा। शुड बी डेप्रिकेटेड एंड डिस्करेज, कि उसको डिस्करेज करना चाहिए। शुड नॉट बी डेप्रिकेटेड एंड डिस्करेज, उसको डिस्करेज नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन सी ठीक है कि उसको हमें डेप्रिकेट और डिस्करेज करना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, 343 के ऊपर। इसके अंदर क्या दे रहा है, 343 के अंदर दे रहा है, द पुलिस डज नॉट टेक एक्शन ऑन कंप्लेनेंट, कि भाई पुलिस जो है कंप्लेंट के ऊपर एक्शन नहीं लेती किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर। तो जो कंप्लेनेंट है वो क्या करेगा, उसके पास कहाँ पे राइट है कि वो कोर्ट में डायरेक्ट आ जाए। तो हैज़ राइट अंडर सेक्शन 190 ऑफ CRPC टू कंप्लेन बिफोर लोकल मजिस्ट्रेट। तो इसके अंदर ऑप्शन ए ठीक है कि उसके पास राइट है कि वो लोकल मजिस्ट्रेट के पास सीधी कंप्लेंट कर दे, तो वो उसके अंदर कॉग्निजेंस ले लेगा। फिर वेदर सस्पिशन इज़, अब यहाँ पे पूछ रहा है इसकी सस्पिशन क्या है। सब्स्टिट्यूट फॉर प्रूफ ऑफ ऑफेंस, की प्रूफ ऑफ ऑफेंस का सब्स्टिट्यूट है, सब्स्टिट्यूट नहीं है, रेलेवेंट फैक्टर है, या डिपेंडेंट फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पे वो एक सब्स्टिट्यूट नहीं है प्रूफ ऑफ ऑफेंस का। फिर 345 के अंदर पूछ रहा है कि इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट टू ऑर्डर अ जॉइंट ट्रायल केस इज एक्सरसाइज व्हेन इट अपीयर्स टू द कोर्ट, की इनहेरेंट पावर जो कोर्ट की है कि वो इस तरीके की डायरेक्शन देगी, जॉइंट ट्रायल चलना चाहिए किसी केस का। तो इस तरीके का वो कब देगी चीज़। तो ऑप्शन दे रहा है कि दैट सम कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट अराइज इन बोथ द प्रोसीडिंग, की दोनों ही प्रोसीडिंग के अंदर कोई कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ या फैक्ट अराइज हो रहा है। द राइट टू रिलीफ क्लेम देयर ऑफ इज इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन, की जो रिलीफ मांगा जा रहा है वो सेम ट्रांजेक्शन के हिसाब से ही मांगा जा रहा है। द राइट ऑफ रिलीफ क्लेम देयर फॉर अराइज आउट ऑफ द सेम सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन, की जो राइट टू रिलीफ मांगा जा रहा है वो किस में से मांगा जा रहा है, सेम सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन में से मांगा जा रहा है। तो यहाँ पे ये सारे ही ऑप्शन ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका ठीक आंसर है। 346 के अंदर केस पूछ रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इट वाज हेल्ड द सेक्शन 164 ऑफ CRPC इज रिक्वायर्ड टू बी स्ट्रिक्टली कंप्लाइड विद, कि कौन से केस के अंदर बोला गया था कि जो 164 की प्रोसीडिंग है, मतलब 164 सेक्शन है, उसको सही से कंप्लाई करना है, स्ट्रिक्टली कंप्लाई करना है। तो इसके अंदर ऑप्शन ए ही इसका ठीक है। ये बाबू भाई उदयनीश परामर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात AIR 2007 सुप्रीम कोर्ट 420 के केस के अंदर बोला गया था। फिर आते हैं हम 347 के ऊपर, इन 2007 विच हाई कोर्ट ऑर्डर नो अरेस्ट ऑफ वुमेन बिफोर सनराइज एंड आफ्टर सनराइज, ये कौन से हाई कोर्ट ने इस तरीके का ऑर्डर दिया था। तो ये ऑर्डर हमें कौन से कोर्ट ने दिया था, बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया था 2007 के अंदर, कि कोई भी अरेस्ट नहीं किया जाएगा वुमेन का सनराइज से पहले और सनसेट के बाद। फिर 348 के अंदर पूछ रहा है, विच सेक्शन ऑफ CRPC प्रोवाइड्स दैट इन नो केस द एग्रीगेट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंस पास अगेंस्ट एन एक्यूज शेल एक्सीड 14 ईयर्स, की कौन से सेक्शन के हिसाब से CRPC के कि किसी भी केस में जो एग्रीगेट कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंस होगा वो एक्यूज का 14 साल से एक्सीड नहीं होना चाहिए, 14 ईयर से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो ये सेक्शन 31 के अंदर बोला गया, तो ऑप्शन ए ठीक है इसका। फिर 349 के अंदर पूछ रहा है, द प्रोसीजर फॉर ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन इज़ प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन, तो सेशन कोर्ट का ट्रायल कौन से सेक्शन के अंदर दिया गया, मतलब कौन से लेके कौन से सेक्शन के अंदर दिया गया। इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाई हुई है, ये हमें 225 से लेके और 237 तक के अंदर दिया गया है कि जो ट्रायल जो सेशन कोर्ट होगा उसके अंदर ट्रायल कैसे चलेगा, उसके जो क्या प्रोसीडिंग होगी वो उसके अंदर दी गई है। फिर 350 के अंदर पूछा था, ऑफेंस कमिटेड अंडर विच सेक्शंस ऑफ IPC इज नॉट कंपाउंडेबल अंडर सेक्शन 320 ऑफ CRPC, कौन से ऑफेंस जो कमिट होंगे ये जो सेक्शन दिए गए हैं इसमें से IPC के, वो कंपाउंडेबल नहीं होंगे 320 ऑफ CRPC के हिसाब से। तो यहाँ पे 353 जो सेक्शन है IPC का, इसके अंदर अगर कोई ऑफेंस होता है तो वो नॉन कंपाउंडेबल है।
फिर आते हैं 351 के ऊपर, व्हेन देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन टू कोर्ट्स। अब मान लीजिए दो कोर्ट के बीच में डिस्प्यूट होता है रिलेटिंग टू एक्सरसाइज ऑफ जुरिसडिक्शन इन अ क्रिमिनल मैटर की किस कोर्ट की जुरिसडिक्शन के अंदर ये क्रिमिनल मैटर आएगा, एंड द सेट कोर्ट्स आर अंडर सबऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट हाई कोर्ट्स। अब वो जो सेट कोर्ट्स हैं वो अलग अलग हाई कोर्ट के अंडर आते हैं। मान लीजिए कोई एक जो है दिल्ली का लोअर कोर्ट है, एक जो है यूपी का लोअर कोर्ट है, दोनों के हाई कोर्ट अलग अलग हैं। द मैटर शैल बी डिसाइडेड अंडर सेक्शन 186 ऑफ द सीआरपीसी बाय द। अब इस तरीके का अगर कोई मैटर होगा तो 186 के हिसाब से वो रिजॉल्व होगा, तो उसको कौन रिजॉल्व करेगा अगर इस तरीके का कोई भी मैटर अराइज हो जाता है तो इसको जो है हाई कोर्ट ही करता है, विद इन हुज लोकल लिमिट्स ऑफ अपीलेट जुरिडिक्शन द प्रोसीडिंग फर्स्ट कमेंस। जहाँ पे भी पहले स्टार्ट हुई वहीं पे वो वाला हाई कोर्ट इसको डिसाइड करेगा। फिर 352 के अंदर पूछ रहा है कि कौन से केस के अंदर ये चीज़ हुई, आइडेंटिफाई ऑफ विक्टिम इज़ नॉट टू बी डिस्क्लोज इवन इन द जजमेंट ऑफ द कोर्ट, की जो विक्टिम है उसकी आइडेंटिटी नहीं बताई जाएगी जजमेंट के अंदर भी। जब जजमेंट देगा कोर्ट उसके अंदर भी उसकी आइडेंटिटी नहीं बताई जाएगी, किसकी, विक्टिम की। तो ये कौन सा केस था, ये केस था ये दिनेश वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान AIR 2006 का सुप्रीम कोर्ट का केस 1267 का। तो ये हमने अराउंड 50 क्वेश्चंस कर लिए। फिर अगली वीडियो में हम और 50 क्वेश्चंस करेंगे। इस तरीके से हम टोटल 500 क्वेश्चंस जो हैं CRPC के कवर कर लेंगे। ये आपको सभी तरीके के एग्जाम्स में हेल्प करेगा। आप कोई भी जुडिशियल एग्जाम दीजिए, आप APU के एग्जाम दीजिए, PPU के एग्जाम दीजिए, सभी के अंदर CRPC का ये जो MCQ है ये हेल्प करेगा। इसके अलावा हम आगे जब अभी CRPC खत्म हो जाएगा इसके बाद हम एविडेंस एक्ट, IPC, कॉन्स्टिट्यूशन, मुस्लिम एक्ट, सारे के सारे जो हमारे एक्ट्स हैं उनके जो CRPC हैं बेसिकली जुडिशरी के, उनको कवर करेंगे। जितने MCQs हैं वो कवर करेंगे।